हमारे साथ इस वक्त मिस्टर प्रशांत ढल्ला हैं, आप फॉर्मर सेफ्टी ऑफिसर हैं डीजीसीए के, और उनसे अब इस बारे में बात करते हैं। प्रशांत जी, पहले तो आपका स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। प्रशांत जी, बार बार इंडिया में एयर पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। एक बार फिर एयर इंडिया की जो ये फ्लाइट जो लंदन से बेंगलुरु आई, उसको लेकर भी खड़ा हुआ, और सेम नेचर का जो अहमदाबाद में हुआ है उससे पहले का। एज सेफ्टी ऑफिसर आपका क्या इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, पहला ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है दर्शकों के लिए कि ये बोइंग 787 विमान की बात हो रही है। ये एक लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट है जो कि लंबी फ़्लाइट्स करता है। अभी हम जून 12 की घटना से उभर ही रहे थे, उसकी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई थी कि हमें फिर से इसके बारे में सुनने को मिला दैट ये बोइंग 787 एंड बड़ा ताज्जुब होएगा ये समझना कि वो फ्यूल कंट्रोल स्विच की बात हो रही है, जो कि उस रिपोर्ट में भी लिखा गया था। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्यूल कंट्रोल स्विच का काम बहुत अहम एक रोल अदा करता है ये स्विच, क्योंकि ये जहाज़ का पूरा, जिसको कहते हैं बॉडी का नर्वस सिस्टम है, ऐसे ये जहाज़ का नर्वस सिस्टम है विद दिस स्विच। ये स्विच का काम सिर्फ ऑन ऑफ का नहीं है, इसको रन ऑफ कट ऑफ जो हमें उसमें लिखा गया है इसकी मैनुअल में बोइंग का, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि जैसे ही पायलट इसको रन पे डालता है उसका पूरा नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स जो एयरक्राफ्ट का पूरा जो इंजन का जो सिस्टम है वो चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ऐसे में इस स्विच को फॉल्टर करना, इस स्विच का मिसबिहेवियर अपने आप में एक बहुत धमाकेदार चीज़ है, जिसमें बोइंग का बहुत अहम रोल है, बिकॉज बोइंग ही ये स्विच बना रहा है विद द हेल्प ऑफ हनीवेल। हनीवेल एरोस्पेस। आगे बढ़े उससे पहले प्रशांत जी ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया था, मैं वो वीडियो एक बार प्रशांत जी को दूंगा। प्रशांत जी, जरा ये वीडियो हम दिखाएंगे भी जब हम और आप बात कर रहे होंगे। ये दो स्विच है का एक वीडियो है जो आपने मुझे भेजा है। ये बताइए ये स्विच कैसे काम करते हैं और ये क्या नेचर है इनका काम करने का। ये दो स्विच हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, ये एक बोइंग एयरक्राफ्ट का फ्यूल कंट्रोल स्विच है, जिसमें दो मोड हैं, एक रन है, एक कट ऑफ है। देखिए, रन होता है ऊपर की तरफ और कट ऑफ होता है नीचे की तरफ। ये स्विच कोई साधारण स्विच नहीं है, ये एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है, जिसमें इसमें एक चीज़ देखिए, ये जो स्विच है, जब ये कोई आदमी इसको ऊपर नीचे कर रहा है तो बड़े आसानी से हो रहा है, लेकिन अगेन जब वो दूसरे स्विच पे जा रहा है तो वो नहीं हो रहा है। देखिए, वो उसको पुल करना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? दोनों स्विच सेम नहीं है या क्या दिक्कत है? देखिए, बहुत अहम बात आपने उठाई है गौरव जी। इस स्विच में अगर हम लेफ्ट साइड वाले स्विच को देख रहे हैं, ये बहुत इजीली ऑन ऑफ हो रहा है, रन से कट ऑफ हो रहा है। दैट मीन्स कि ये स्विच में कोई खराबी है। किंतु जो उसके साथ वाला स्विच है, जो कि इंजन नंबर 2 के लिए होता है, उसको देखिए, वो जो पायलट हैं या जो भी शख्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, दैट इज़ वन पोजीशन। सेकेंडली वो उसको ऊपर डालते हैं, दैट इज़ पोजीशन नंबर 2, और वहाँ जाके वो लॉक हो जाता है। तो इसका ऑपरेशन जो है स्विच का, वो मैन्युफैक्चर ने इस तरह से डिज़ाइन किया है, वो पायलट्स को इस तरह से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्विच को जब आप उठा के ऊपर डालते हैं, वो वहाँ जाके रुक जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, गार्ड हो जाता है उसको कहते हैं डिटेंट्स। वेयरएज इन दिस वीडियो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड का इंजन है, इंजन नंबर 1, उसका स्विच फ्री फ्लोइंग है, जैसे हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं। दैट मीन्स दिस स्विच इज फॉल्टर्ड। ये स्विच नॉर्मल ऑपरेशन से अलग चल रहा है, और यही चीज़ इस पायलट ने भी बताने की कोशिश की है अपनी पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में, जो कि एक टेक्निकल लॉगबुक का पार्ट होता है। जब उस पायलट ने ब्लैक एंड वाइट में कुछ चीज़ लिख दी है, दैट इन इटसेल्फ बिकम्स अ डॉक्यूमेंट। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाता है, और इसमें फैक्ट फाइंडिंग करनी शुरू कर देता है ऑपरेटर लेवल पे, रेगुलेटर लेवल पे और मैन्युफैक्चर लेवल पे। दो चीज़ें यहाँ पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। एक कि पैसेंजर की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या दूसरा कमर्शियल इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये स्विच की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एक एरो प्लेन बनाने वाली कंपनी की बात है, उसकी इमेज की बात है, उसके शेयर्स की बात है। आप क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर रह चुके हैं डीजीसीए में, आपको क्या लगता है, आप अगर इस वक्त वहाँ होते तो आपका क्या डिसीजन होता जब ये घटना आपके संज्ञान में आई होती कि भाई 2 बार फ्लाइट उड़ने से पहले इस स्विच को देखा गया जो अपने आप कट ऑफ की तरफ जा रहा था, जो नहीं जाना चाहिए, जो कि बड़ा एक बड़ा गंभीर मामला है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने निकाला। मैं खुद एक पायलट हूँ, मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट फ्लाई करने का। तो मेरा पहला जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो है कि जो सोर्स है, हम उस सोर्स से पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उससे लें। तो इस केस में जो रेगुलेटर है डीजीसीए, उसने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो अपनी रिपोर्ट फाइल करी है, वो ज़रूर पायलट से बात करी है।
पायलट अपना पूरा जिसको कहते हैं कार्यशैली बताता है कि उसने किस समय क्या चीज़ उसने विटनेस करी, उसने क्यों लिखा ये, और दैट इज़ हाउ द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। उसके बाद रोल आता है मैन्युफैक्चर से बात करने का कि क्या आपने कोई सर्कुलर, कोई बुलेटिन, कोई इस समय निकाला था इस स्विच के बारे में। हमें बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझना पड़ेगा कि 2018 में बोइंग ने इस स्विच के बारे में बड़ा अच्छे से उल्लेख किया था। एयर इंडिया ने उस समय इतना ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया था इस मैटर का। एयर इंडिया ने इसको एडवाइजरी नेचर समझा था बिकॉज इट वाज रिकमेंडेड, इट वाज नॉट मैंडेटेड। एफएए की एडवाइजरी थी वो। दैट्स राइट। अब आती है बात रेगुलेटर की। जैसे इंडिया में डीजीसी है वैसे यूएस में एफएए है। अब क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन मैटर बदल गया है तो इस रिपोर्ट में टाइम लग सकता है, जैसे हमने एयर इंडिया 171 के क्रैश में देखा था। अब भारत सरकार को यूएस की जो सरकारी एजेंसी है एफएए, उससे बातचीत करनी शुरू करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम पायलट का पर्सपेक्टिव हमें नोट डाउन करके देखना पड़ेगा कि अगर उसके बाद साथ वो स्विच की घटना हुई, क्या उसने कोई मैनुअल रेफर करी उसके बाद, क्या उसका डिसीजन गो नो गो का सही था, क्या उसको उसी समय जहाज़ को वहाँ ग्राउंड कर देना चाहिए था, बनस्पत इसके कि उसने 17 घंटे की फ़्लाइट करके वो बैंगलोर आया और उसने जाके वो रिपोर्ट फाइल की। सो ये सारे जो पहलू हैं इस पे भारत सरकार को बहुत जिसको कहते हैं जोर देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमें ऑपरेटर का जो पूरा रोल है उस पर भी सवाल निशान खड़ा होता है। नहीं, बिल्कुल खड़ा होता है। और ऑपरेटर ने भी अपने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स को एयर इंडिया ने ग्राउंडेड किया, फिर उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट किया और हमारे सारे अब ड्रीम लाइनर्स फिट टू फ्लाई हैं और उन्होंने फिर से उड़ान शुरू कर दी है। हम जब आप बात कर रहे हैं आप और हम, तो कैप्टन प्रशांत बहुत सारी फ्लाइट्स हमारे सिर के ऊपर से जा रही हैं और जब वो गुजर रही हैं तो मेरे दिमाग में एज एन एयर पैसेंजर ख्याल आता है कि जब हम क्राफ्ट में बैठते हैं तो हम अपना पूरा ट्रस्ट पायलट को देते हैं, अपनी उस ऑपरेटर एयरलाइन को देते हैं जो हम समझते हैं कि हमारी सेफ्टी से वो कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या आपको लगता नहीं कि अब सेफ्टी को लेकर इन एयरलाइंस के रवैये पर अब एक सवाल खड़ा हो गया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंस आपने क्वेश्चन रेज किया। सेफ्टी में कहते हैं सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है। आप सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर नहीं सकते। देखिए, पायलट एक ट्रेंड प्रोफेशनल होता है, कई घंटों की ट्रेनिंग वो करता है, कई लाखों करोड़ रुपए पायलट पे एयरलाइन खर्चा करती है उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए, एंड तब जाके उनका लाइसेंस पे एंडोर्समेंट लगती है वो जहाज़ फ्लाई करने के लिए। नाउ व्हेन वी से दैट एक पैसेंजर और एक पायलट का देखिए आपस में इंटरफेस कुछ नहीं होता, बीच में कॉकपिट का दरवाज़ा आ जाता है और इस जगह की दुनिया अलग होती है, उस जगह की दुनिया अलग होती है। अब कॉकपिट में केवल 2 पायलट होते हैं, वो दोनों ट्रेंड होते हैं, एक सीनियर एक जूनियर होता है। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ऐसे में मैनुअल को आगे रखना, एसओपीज़ फॉलो करना, ये सबसे पहला प्रथम कर्तव्य है किसी भी पायलट का कि वो अपने जो बैकलॉग्स है उसको पीछे रख दे और सिर्फ डॉक्यूमेंट और मैनुअल पे रिलाई करे। इस केस पे भी जो पायलट्स होते हैं इट इज़ लाइक अगेन रिएट्रेट, दे आर प्रोफेशनल्स। उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि एसओपी को फॉलो करना। अगर किसी कारणवश वो पायलट नहीं फॉलो करता है, उस पर एयरलाइन के पास फुल पावर होती है, रेगुलेटर के पास फुल पावर होती है उस पायलट के लाइसेंस को सस्पेंड करना, उसको टर्मिनेट करना। ये एक जांच का विषय है जिसमें हमें बाद में पता लगेगा कि क्या वो पायलट का डिसीजन सही है कि नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या पैसेंजर सेफ्टी को, जैसे कि हम यूरोप के स्टैंडर्ड्स देखते हैं या वेस्ट के दूसरे कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स देखते हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे यहाँ भी ध्यान में रखा जाता है? इन एयरलाइंस को कहा जाता है डीजीसीए की तरफ से, क्योंकि आप एयरलाइंस के साथ भी काम कर चुके हैं, डीजीसीए के साथ भी काम कर चुके हैं, तो पैसेंजर सेफ्टी या पैसेंजर का ह्यूमन राइट तो अलग ही छोड़ दीजिए। जो इंडिगो का फियास्को हमने कुछ दिन पहले देखा और अभी भी बहुत एयरलाइंस की जवाबदेही नहीं होती है बहुत जगहों पर। पैसेंजर सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट आपको इस देश में लगती है? आपको लगता है कि नहीं हम सब कुछ सही कर रहे हैं या इसमें अभी और कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए गौरव जी, ये समझना बहुत ज़रूरी होएगा आपके दर्शकों को कि भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। ये बहुत रैपिड पेस पे ग्रो कर रही है। नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, नए जहाज़ आ रहे हैं, उतने ही पायलट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वाइव करने के लिए द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। द एयरलाइंस आर ऑल्सो एडिंग फ्लीट टू देयर मशीन्स। हाउएवर सेफ्टी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई भी ऑपरेटर हो, देखिए उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा दर्शकों को कि एक जहाज़ की इंश्योरेंस होती है, एक पायलट की इंश्योरेंस होती है। जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो इतनी कठिनाइयों से आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम तय करती है, और जब से ही हमने देखा है कि क्रैश होने शुरू हो गए हैं और ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं तो आपके इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स है वो भी बढ़ जाते हैं। तो एक एयरलाइन का मैकेनिज़्म, एक एयरलाइन के स्ट्रक्चर में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका अपना इंटरनल सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है
जो कि ऑडिट करता है, सर्वेलेंस करता है। उसके ऊपर रेगुलेटर का सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है जो ऑडिट करता है, सर्वेलेंस करता है। तो अगर ये कहना बिल्कुल गलत होएगा कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं और इंडियन स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं। हर कंट्री की सिविल एविएशन अथॉरिटी की अपना एक स्ट्रक्चर है जो कि गवर्नड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, आईकाओ, जो इस सबको गवर्न करता है। वो एक सेट तरीके से अपने सर्कुलर्स निकालता है, एक अपने जिसको कहते हैं मेमोज निकालता है, और वो सारी जो कंट्रीज होती हैं उस पर लागू होता है। तो मतलब आप सेटिस्फाइड हैं? तो इस घटना से कुछ अलार्म रिंग नहीं होता यहाँ से, जो ये घटना हुई ये वाली? देखिए, ऐसा कहना गलत होगा, अलार्म रिंग नहीं होता। मैं जैसा दोबारा से ये कहना चाहता हूँ कि हर लेवल पे, मैन्युफैक्चर लेवल पे सबसे पहले बड़ी घंटी बजनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं आपसे अगर आखिरी में पूछूं तो इस पायलट के फ्लैग करने के बाद इस घटना के क्या होना चाहिए था, और जो हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? बस यही मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, पर्सनल लेवल पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एकदम से क्लीन चिट देना अपने आप में एक सवाल निशान खड़ा करता है। जैसे आपने बोला, पब्लिक सेंटिमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पैसेंजर सेफ्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दो एयरलाइन ने उस जहाज़ को ग्राउंड किया, बट हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि एयरलाइन के पास 30 से 35 उसी प्रकार के अन्य जहाज़ भी हैं, वो उनके साथ भी वैसी घटना हो सकती है। एट द सेम लेवल, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हज़ारों की तादाद में ये बोइंग 787 उड़ रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि केवल एक जहाज़ के साथ ऐसी घटना हुई तो दूसरे के साथ नहीं हो सकता। एविएशन इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, इट्स अ डायनामिक फिनोमेना। हर दिन हर फ्लाइट अलग होती है, ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये डायनामिक चीज़ है। बट भारत सरकार को इसके ऊपर एक रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए एंड हाईएस्ट लेवल बोइंग या FAA के साथ बैठ के इसका संज्ञान लेना चाहिए, एंड विच विल हेल्प द इंटायर वर्ल्ड। कोई प्रेशर भी होता है क्या एयरलाइंस का कि नहीं थोड़ा छोटा मोटा फॉल्ट है तो चलो ठीक है, ले चलो फ्लाइट, ऐसा कुछ होता है? एज अ पायलट, एज अ फॉर्मर पायलट, आप कुछ इस बारे में कहेंगे? देखिए, प्रेशर होना बहुत कॉमन है एविएशन में एक पायलट के ऊपर, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं MEL, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। पायलट के पास ये पूरी पावर होती है। उस बुक के अंदर लिखा हुआ है दैट एनी टाइम द पायलट इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू फ्लाई, ही कैन रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ गोइंग फॉर द फ्लाइट। MEL आपको गाइड करती है कि अगर आपके इक्विपमेंट्स खराब हैं, आपकी जहाज़ में सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, तो आप टेक ऑफ नहीं करिए। तो प्रेशर ज़रूर होता है पायलट के ऊपर, बट एट द सेम टाइम एक डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं MEL, उसके ऊपर भी एक मास्टर MEL होता है जो कि मैन्युफैक्चर बनाता है। तो एविएशन में हर चीज़ सेफगार्ड्स होती हैं। यस, ये कहना बहुत सही होएगा कि एरर्स भी होते हैं। पायलट एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं, टेक्निकल एरर हो सकता है, वेदर रिलेटेड फिनोमेना हो सकता है। जैसे हमने देखा अभी हाल फिलहाल में, वी लॉस्ट द डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र इन दिस फ्लाइंग ओनली। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से एक समूह है, एक मिक्स है हर किस्म का, विच कैन लीड टू डिजास्टर्स। ठीक है, थैंक यू प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई गेस कि हमारे व्यूअर्स को इससे कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि आखिर इस केस में क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था।